Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic पर्सनल सेलिंग। काफ़ी छोटा टॉपिक है, यूनिट 7 का टॉपिक है। तो जब हम यूनिट 6 डिस्कस कर रहे थे तब हमने क्या देखा था कि मार्केटिंग मिक्स के 4 P होते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। सो प्रमोशन क्या होता है? जब आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो आपको उसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना होता है। जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो डिमांड कैसे करेगी? जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, यूट्यूब पे ऐड आती है, वो सब क्या है? अवेयरनेस के लिए होती है, प्रमोशन के लिए होती है। सब हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रमोशन करती है सो दैट उनकी डिमांड इंक्रीज हो सके। सो जब भी हम प्रमोशन की बात करते हैं तो वो 4 तरीके से मेजरली हम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम प्रमोशन कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन हम कर सकते हैं, यानी कि हम रिबेट, डिस्काउंट ये सब प्रोवाइड करें। पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। सो हमने अपने प्रीवियस यूनिट 6 में ये तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, बट ये वाला टॉपिक हमारी 7th यूनिट में और ये 6th में थे, तो आज हम 7th यूनिट वाला टॉपिक पर्सनल सेलिंग डिस्कस करेंगे। सो पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग नेम ही सजेस्ट करें, यानी कि जिसके अंदर पर्सन्स का क्या होगा, आपस में एक कन्वर्सेशन होगी, मीट होगी, उनकी पर्सनलाइज मीटिंग होगी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी, और तब अपने प्रोडक्ट को सेल करने को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग इज अ मीडियम ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। प्रमोशन हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करें, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। तो पर्सनल सेलिंग क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स को इंक्रीज करती है, जिसके अंदर बायर और सेलर अपने एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट बना रही है, तो ये क्या करेगी, अपनी जो सेल्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो सेल्स डिपार्टमेंट के एक इंडिविजुअल है, उसे किसके पास भेजती है? बायर्स के पास भेजती है। और ये हमारा क्या हो गया? सेलर, जो इनके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेगा, पर्सनलाइज इंटरेक्शन करेगा, और जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसकी सेलिंग करेगा। सो इसके अंदर क्या करते हैं, बायर एंड सेलर क्या होते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे को फेस करते हैं। और जो सेलर है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सेल्स फोर्स से जो इंडिविजुअल गया है, वो प्रेजेंट करता है कि कौन सा प्रोडक्ट वो लेके आया है, उसके फीचर्स बताता है। अगर बायर को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो उन सबको रिमूव करता है और बायर को कन्विंस करता है कि आपके प्रोडक्ट को वो खरीदे। दैट इज पर्सनल सेलिंग। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके घरों में या फिर वैसे भी गली में आते हैं लोग, क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो इस तरीके के बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है वो क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब वो डोर टू डोर सेल करने आ रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पर्सनल सेलिंग पे फोकस करती है। वो क्या करती है, अपने कुछ सेल्स फोर्स को भेजती है ताकि वो डोर टू डोर जाएं। जैसे आपको LIC के लिए आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, LIC के लिए आपके घर पे आते हैं, आपको पूरी स्कीम वो समझाने लग जाती है कि इस तरीके से इतने पैसे आप डालोगे तो आपको इतने मिलेंगे, मैच्योरिटी पे इतने मिलेंगे, बिफोर मैच्योरिटी इतने मिलेंगे। सो वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की, उनका जो प्रोडक्ट है LIC, उसकी वो सेलिंग कर रहे हैं पर्सनलाइज वे में। दैट इज पर्सनल सेलिंग। और पर्सनल सेलिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारा फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। तो अगर हमारा जो सेलर है, यानी कि जो सेल्स फोर्स का इंडिविजुअल हमने भेजा है, अगर उसके अंदर कन्विंसिंग पावर है, अच्छी कन्विंसिंग पावर है, तो वो ईजिली हमारे बायर को क्या कर लेगा, कन्विंस कर लेगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उनके बीच में अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे, क्योंकि फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। तो अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो इमीडिएटली क्लियर हो सकता है और एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है। इसीलिए पर्सनल सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अब हमारी वो सेल्स फोर्स कैसे डिज़ाइन की जाती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल सेलिंग के लिए भेजती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेल्स फोर्स के मेंबर क्या करते हैं, एज अ सेलर जाते हैं बायर्स के पास। तो ये सेलर, ये सेल्स फोर्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है कि कौन वो सेल्स फोर्स होगी। तो सबसे पहले सेल्स फोर्स को डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव चुना जाता है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सको। सेल्स फोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर क्रिएट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस इंक्रीज करो और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करो। तो सबसे पहले सेल्स फोर्स का डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव, देन सेल्स फोर्स की स्ट्रैटेजी कि हमें कितनी सेल्स फोर्स डिज़ाइन करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारी सेल्स फोर्स है वो कितनी होगी, किस तरीके की होगी, सारी स्ट्रैटेजी हम डिसाइड कर लेते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी, यानी कि जो हमारी सेल्स फोर्स है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल कि हमने ऑब्जेक्टिव लिया कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्स फोर्स बना रहे हैं, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही फोकस ना करके पर्सनल सेलिंग के लिए भी कुछ सेल्स फोर्स के इंडिविजुअल को भेजें। तो हमारा सेल्स फोर्स डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने सेल्स को एक अनदर लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, वो स्ट्रैटेजी बताना कि वो डोर टू डोर सेलिंग करेंगे या फिर उसके साथ वो कुछ सैम्पल्स भी लेके जाएंगे। ये सारी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना कि वो सेल्स फोर्स कैसे वर्क करेगी। उसके बाद हम सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर बताते हैं
कि हमारी सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। मीन्स उसके अंदर जो हमारी, एक तो ऐसा हो सकता है कि जो सेल्स फोर्स है उनके ऊपर एक हेड होगा, ऐसे हो सकता है कि एक हेड के अंदर 5 मेंबर, देन दूसरे हेड के अंदर 5 मेंबर। तो हम उसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं कि हमारी सेल्स फोर्स होगी उसे कौन मैनेज करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे LIC के एजेंट हमारे पास आते हैं जो हमें बताते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमें बताते हैं, तो उन्हें किसी ना किसी को तो रिपोर्ट करना होता है ना कि एक दिन में उन्होंने कितने बायर को क्रिएट किया, एक महीने में उन्होंने कितना डिमांड क्रिएट की। तो उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है कि किसके पास अथॉरिटी होगी, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसको रिपोर्ट करना है। पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड कर देना, एक हायरार्की डिसाइड कर देना कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लिया कि हमारा सेल्स फोर्स डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि सेल्स फोर्स वर्क कैसे करेगी। वो डोर टू डोर जाएगी, अगर वो सैंपल साथ लेके जाएगी या नहीं, क्या वो हाथ में कुछ पैम्पलेट्स भी लेके जाएगी जो वो उन्हें प्रोवाइड करेगी, कितना टाइम वो यूज़ करेगी, एक बायर पे कितना टाइम स्पेंड करेगी, किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करेगी, ये सारी स्ट्रैटेजी बना देना। देन उसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करना कि सेल्स फोर्स किसे रिपोर्ट करेगी, किसको उन्हें बताना है कि उन्होंने चेंजेस किए, तो क्या कितने बायर्स को वो कन्विंस कर पाए या नहीं कर पाए। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कितनी सेल्स फोर्स हमें रिक्वायर्ड है। अब सेल्स फोर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है वो 5 बायर्स के साथ एक दिन में डील कर लेता है। तो हमें एक दिन में, अगर हमारा टारगेट है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक दिन में हमें 100 बायर्स के पास 100 नए कस्टमर्स को अवेयर करना है, 100 नए कस्टमर्स को क्रिएट करना है, तो अगर एक पर्सन 5 को हैंडल कर सकता है तो 100 को करने के लिए हमें कितने चाहिएंगे, 20। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वर्क स्टडी मेथड से सेल्स फोर्स के साइज को डिसाइड करते हैं कि हमारा वर्क कितना है, कितना टोटल वर्क हमें करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1000 को रीच करना है, एक दिन में हमें 1000 नए पर्सन्स के पास जाना है ताकि उनमें से ज़्यादा को हम एज ए कन्वर्ट कर सके अपने बायर्स में। और एक जो सेल्स पर्सन है, एक हमारे सेल्स पर्सन की कैपेबिलिटी है कि वो एक दिन में सिर्फ 10 के पास ही जा सकता है, एक दिन में वो 10 के साथ ही डिस्कस कर सकता है, 10 को ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर एक 10 के साथ जा सकता है और हमें टोटल किसके पास जाना है, 1000 के पास जाना है, तो 1000 के पास जाने के लिए हमें कितने चाहिए, जब हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितने सेल्स पर्सन हमें चाहिए, 100। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल्स फोर्स का साइज कितना होगा। एंड लास्ट थिंग हमारी क्या होती है, सेल्स फोर्स कंपेंसेशन। अगर आप किसी के लिए भी वर्क करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, किसी भी बिजनेस में वर्क कर रहे हो, आपको कंसिडरेशन में कुछ चाहिए। अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो आप रिटर्न में कुछ तो चाहते हो। तो सिमिलरली हमारी जो सेल्स फोर्स होती है वो कंपनी के बिहाफ पे सेलिंग करती है, हमारे बायर्स के पास जाती है, बायर क्रिएट करती है, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इन कंसिडरेशन रिटर्न में उन्हें कुछ तो चाहिए, कंपेंसेशन चाहिए। तो उनकी सैलरी को अच्छे से मैनेज करना भी हमारी सेल्स फोर्स की डिज़ाइनिंग के अंदर ही आता है। नाउ मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। अब तक था डिज़ाइनिंग द सेल्स फोर्स, कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं कि सेल्स फोर्स कैसी होगी और कैसे वो वर्क करेगी। मैनेज कैसे किया जाता है सेल्स फोर्स को, तो जैसे हमने डिज़ाइनिंग में देख लिया कि हमें क्या हुआ, 100 सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें क्या करनी है, 1000 पर हमारा टारगेट है, पर डे टारगेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किया जाता है कि सबसे अप्रोप्रिएट जो पर्सन है ना उसे सेलेक्ट करो। हमारी सेल्स फोर्स में ऐसे पर्सन्स को सेलेक्ट किया जाता है जो क्या होते हैं, थोड़े सोशल होते हैं, जो मीन्स लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है और दूसरों को क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो सही पर्सन को रिक्रूट एंड सेलेक्ट करना, सो दैट उन्हें सेल्स फोर्स में अपॉइंट किया जा सके। जब हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया, अगर हमें लगता है उन्हें कुछ ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग इन द सेंस कि मान लो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों को सेलेक्ट किया। अब ऐसा तो जरूरी है नहीं ना कि जो वो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उसके बारे में वो अवेयर है। अगर वो 100 लोग बाकी 1000 लोगों के पास जाएंगे उसे बेचने के लिए, तो उन्हें पता होना चाहिए प्रोडक्ट किस तरीके का है, उनके क्या बेनिफिट हैं, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। तो उन्हें भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज करनी पड़ेगी, यानी कि जो सेल्स फोर्स हमने सेलेक्ट की है उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने प्रोडक्ट की फुल नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना, सो दैट वो आगे जाके अच्छे से सेलिंग कर सके। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ट्रेनिंग देना, परचेजिंग को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग देना। तो सबसे पहले रिक्रूट करना, फिर सो थर्ड स्टेप है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्टिविटी, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी को देखना, कितने अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं, क्या वो हमारे कस्टमर्स को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं या नहीं, कस्टमर्स के बेस को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं या नहीं। तो उनकी प्रोडक्टिविटी को चेक करना। उन्हें मोटिवेट करना। मोटिवेट का मतलब क्या है, अगर हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो एक दिन में 1000 न्यू कस्टमर्स के साथ डील करेंगे, अगर वो नहीं कर पा रहे तो उन्हें मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। और अगर वो कर पा रहे हैं तो उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करना। मीन्स हमारा मोटिवेशन हर पॉइंट पे होता है। अगर हम पॉजिटिव गेट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो भी उन्हें मोटिवेट करना ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ऐसे ही वो काम करते रहें। नेगेटिव कर रहे हैं तो वो अपने आप को इंप्रूव कर सके, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना।
तो मोटिवेट आप कैसे कर सकते हो कि जो सेल्स पर्सन है उन्हें कन्विंस करके, मोटिवेट करके कि जितना ज़्यादा हार्डवर्क आप करोगे उतना ही बेटर आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेंगे। सो कन्विंस सेल्स पर्सन दैट दे कैन सेल मोर बाय वर्किंग हार्ड एंड बाय स्मार्ट वर्क, कि वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को मिला के वर्क करें ताकि वो कन्विंस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट कर सके। ऐसे उन्हें मोटिवेट करना। और उन्हें हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर वो ये करेंगे तो उससे हम उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो उन्हें बेटर सैलरी मिलेगी, बेटर कंपेंसेशन मिलेगी। तो कन्विंस सेल्स फोर्स दैट रिवॉर्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि उनको बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपके रिवॉर्ड, आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो सिमिलरली उन्हें बोलना कि जितने ज़्यादा कस्टमर्स आप क्रिएट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रिवॉर्ड होंगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, जिससे वो मोटिवेट होंगे, फाइनेंशियल वे से मोटिवेट हो जाएंगे। एंड लास्टली हमें क्या करना होता है, उन्हें इवेल्युएट करना होता है कि क्या अब भी वो उतना परफॉर्म कर पाए जितना हमारे ऑब्जेक्टिव में हमने डिसाइड किया था, फिर भी कमी रह जाती है तो या तो हम उन्हें चेंज करते हैं या फिर उन्हें और ट्रेनिंग देते हैं और उसके बेस पे उसे मैनेज करते हैं। नाउ तो ये क्या था कि कैसे हम मैनेज करते हैं अपनी सेल्स फोर्स को, कि सबसे पहले रिक्रूट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, देन उनकी प्रोडक्टिविटी को चेक करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लास्टली उन्हें फिर से इवेल्युएट करते हैं। नाउ जब भी हम पर्सनल सेलिंग करते हैं तो उसके 7 स्टेप्स होते हैं। तो हमारे स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, देन प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। यानी कि जो सेल्स पर्सन है, सेल्स फोर्स पर्सन क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा सेलिंग करने के लिए, तो वो किसके पास जाएगा? हमने देखा कि हर दिन हमें 1000 न्यू पर्सन्स को रीच करना है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि किसी के पास भी चले जाएंगे। हम क्या देखते हैं कि ऐसे पर्सन कौन है जो प्रोस्पेक्ट हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है? जिनके चांसेस हैं कि वो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो जो हमें लगता है कि प्रोस्पेक्ट हैं, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि जो थोड़े इंटरेस्टेड भी हैं और जो विलिंग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लोगों के पास चले गए जो LIC खरीदने में इंटरेस्टेड तो हैं बट उनके पास वो पैसे हैं ही नहीं कि वो जो जितना मनी उन्हें देना होता है वो दे पाएँ। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के पास जाने का जो विलिंग ही नहीं है, जो कर ही नहीं सकते, उतने एबल नहीं है। तो हमें ऐसे के पास जाना होता है जो विलिंग भी हैं और एबल भी हैं, यानी कि वो करना चाहते भी हैं और वो करें तो कर भी सकते हैं, जिनके पास मनी भी है और उनका इंटरेस्ट भी है। ऐसे प्रोस्पेक्ट को हमें ढूंढना होता है। सबसे पहले ऐसे कस्टमर्स को, ऐसे पर्सन्स को ढूंढना कि अगर हम उन्हें फोर्स करेंगे तो उनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है और उनके पास इतना मनी भी है कि वो उस चीज़ को परचेज कर सकें। ऐसे प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले ढूंढना होता है। देन प्री अप्रोच। अब हमें पता चल गया कि ऐसे लोग, मान लो 1500 ऐसे लोग हैं जिनका हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है और उनके पास इतने पैसे भी हैं कि वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? प्री अप्रोच। प्री अप्रोच यानी कि उनके पास जाके उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जितने भी ये 1500 पर्सन हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ताकि जब सेल्स फोर्स उनके पास जाए तो अच्छे से कन्वर्सेट कर सके। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि हमारे प्रोस्पेक्ट कौन हो सकते हैं। उसके बाद प्री अप्रोच यानी कि उनके लिए, उनसे मिलने से पहले एक तरीके की प्रिपरेशन करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। देन हमारा आता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या है? जब हम फाइनली उन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि उन्हें हमने अप्रोच कर लिया, वहां तक हम पहुंच गए, तब हम पहुंचते हैं। तो अप्रोच के टाइम हम क्या करते हैं? बेसिक कन्वर्सेशन करते हैं। जैसे कोई भी आपके पास आता है सामान बेचने के लिए तो सीधा वो ये नहीं कहता कि हमारा ये प्रोडक्ट है, वो पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो उसके लिए 2-3 मिनट वो आपस में एक बेसिक पर्सनलाइज क्या करता है? टॉक करता है, सिंपल, जिसके थ्रू एक फ्रेंडली सा बिहेवियर क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करना, इसका मतलब क्या है कि हमने 1500 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जिनका हमारे उसमें क्या है? इंटरेस्ट भी है और उतना उनके पास मनी भी है, यानी कि वो विलिंग भी है और एबल भी है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। प्रोस्पेक्ट को देखने के बाद हम प्री अप्रोच करते हैं, यानी कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन अप्रोच, उनके पास पहुंच के एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फाइनली हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसे हम लेके गए हैं, अब हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करते हैं? उनके मूड को अंडरस्टैंड करके फाइनली प्रेजेंट कर देते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, सारी चीज़ों को बता देते हैं, डेमो दे देते हैं, सारा उसके बारे में बताते हैं। अगर हमारे जो बायर है उसे कोई भी डाउट आता है, उसे कोई भी क्वेरी होती है, तो उसके ऑब्जेक्शंस को सबको क्या करते हैं? ओवरकम करते हैं। जितनी भी क्वेरी है उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। सारी चीज़ें उन्हें क्लियर कर देते हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, कौन सी कंपनी से है, ब्रांडेड है या नहीं, सारे उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर देना। देन क्लोजिंग करना। क्लोजिंग का मतलब क्या है? कि फाइनलाइज कर देना कि हाँ अब वो परचेज कर रहे हैं, सेल्स करना। क्लोजिंग का मतलब है ये नहीं कि कन्वर्सेशन क्लोज करना, फाइनलाइज करना सेल्स को कि हाँ वो रेडी हो गया है बाय करने के लिए। एंड देन फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? कि ऐसा नहीं कि आपने सेल कर दी तो आपका काम पूरा हो गया। जब आप सेल कर देते हो, उनसे पैसे ले लेते हो, तब भी आपको उनसे क्या करना चाहिए? फिर से पूछना चाहिए कि अगर उनको कोई डाउट है तो वो क्या करें। अगर उनको आगे फ्यूचर में कोई डाउट आता है तो उनको कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाना चाहिए सो दैट वो कंसल्ट कर सकें। सो ये हमारी प्रोसेस है कि पर्सनल सेलिंग कैसे की जाती है।
सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को ढूंढा जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फिर उन तक पहुंच के एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें प्रेजेंट किया जाता है अपने प्रोडक्ट को, अगर उन्हें कोई क्वेरी होती है तो उसे रिमूव किया जाता है, देन सेल्स को फाइनलाइज किया जाता है और फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। नाउ क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल, यानी कि जो भी हमारी सेल्स फोर्स के पर्सन है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो ऑनेस्ट होने चाहिए, झूठ ना बोले, क्योंकि अगर ऑनेस्टी होगी ना तभी वो क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, दूसरे लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे और तभी वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। डिग्निटी होनी चाहिए, यानी कि वो सबकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करे, सबकी डिग्निटी को मेंटेन करे, जिसके साथ भी वो डील कर रहा है उन सबको वो क्या करे, डिग्निटी प्रोवाइड करे, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे, थैंक्स बोले, सॉरी बोले, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बायर की रिस्पेक्ट को मेंटेन करे, जितने भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करे। अच्छी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, सेल्स कर सकता है, तो उसके अंदर एक अच्छी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल होगी तभी वो कन्विंस कर सकेगा, कम्युनिकेशन स्किल होगी तभी हमारे जो पर्सन हैं वो उसकी बात को समझ सकेंगे, हमारे प्रोडक्ट को वो अच्छे से डिफाइन कर सकेगा, उनकी क्वेरीज को अच्छे से सोल्व कर सकेगा, तो उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल क्वालिटी यानी कि उसकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्सन जिसके अंदर इंटेलिजेंस होगी वही क्या कर सकता है, एक अच्छी पर्सनल सेलिंग कर सकता है। उसे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उन पर्सनस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिजिकल क्वालिटीज़ का मतलब है वो अच्छे से ड्रेसन अप होना चाहिए, यानी कि वो दिखने में सही हो, ऐसा हो कि मीन्स किसी को देख के ये लगे कि हाँ भैया किसी पर्टिकुलर कंपनी से, अच्छी कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो उनके अंदर फिजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हमारा बायर अवेयर नहीं है लेकिन वो सेलर तो अवेयर है ना, तो वो पर्सन के पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए जो सबके पास ना है, ताकि वो क्या कर सके, एक अट्रैक्शन क्रिएट कर सके, एक काइंड ऑफ अटेंशन गेन कर सके। सो ये क्या है, क्वालिटीज़ हमारी पर्सनल सेल्स फोर्स के अंदर होनी चाहिए। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि ये हमारी सिर्फ स्मॉल गैदरिंग के लिए होता है, बिकॉज अगर एक पर्सन सेल करने गया तो एक टाइम पे वो 2 या 3 बायर को ही हैंडल कर सकता है, एक टाइम पे वो उससे ज़्यादा को हैंडल नहीं कर सकता, उनकी क्वेरी को सॉल्व नहीं कर सकता, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग पर्सनल सेलिंग। काफ़ी छोटा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से नोट कर लेना। थैंक यू।